ये जो आज की सभा है, ये जागर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार जी ने भी पूरे मुंबई शहर में सभी विधानसभाओं में इस प्रकार का सभा हो रहा है। और ये सभा जो हो रहा है मुंबई शहर में, जागर मुंबई शहर के लोगों को जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए 25 साल मुंबई महानगर पालिका को शिवसेना ने चलाया। आप सारे बहुत लोगों के मन में होगा, आप लोग भी तो थे उनके साथ में, बहुत सही है, हम थे। ये 25 साल में से 20 साल हम युति करके उनके साथ में चुनाव लड़े, लेकिन ये 20 साल में मुंबई महानगर पालिका का आप रिकॉर्ड देखेंगे, जो भी हमारे नगर सेवक स्टैंडिंग कमेटी में थे, उन्होंने सभी विषयों पर आवाज उठाने का प्रयास किया है। 15 साल मैं कॉर्पोरेटर के रूप में महानगर पालिका में था। 15 साल में स्टैंडिंग कमेटी में जितना मुझे काम करने का मौका मिला, सभी विषयों पर आवाज उठाने का काम मैंने किया है। क्या है मुंबई शहर में? मुंबई शहर में आज बच्चों को आप इतवार के दिन अगर छुट्टी में कहीं ले जाना है तो रानी बाग छोड़कर रानी के बाग में भी साफ बच्चों को झूला में बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो आपके सांसद के नाते मैंने बोल लिया, उत्तर मुंबई में गार्डन डेवलपमेंट करना शुरू किया, सभी जगह पे झूला लगा तो बच्चों को झूले पे बैठना नसीब हुआ है। और कम से कम 65 दिन का और 20 सावरकर हम चलाते हैं तो एक भी झूला आपको टूटा हुआ दिखेगा नहीं, टूटा तो तुरंत उसको रिपेयरिंग करते हैं। लेकिन महानगर पालिका जहाँ पर झूला लगाती है वो टूट गया तो उसका कोई माए बाप होता नहीं है, फिर नया झूला आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बच्चों को झूले की बिगड़ी रहना पड़ता है। यानी इतने बड़े मुंबई शहर में बच्चों को घूमने के लिए लेके जाने के लिए कोई अम्यूजमेंट पार्क कहीं पर भी नहीं है। ये प्राइवेट लोग आके बड़ा बड़ा सब लगाते हैं तो उनको परमिशन देने के लिए हैरान कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। मैं कहता हूँ आयुष जी, मैं जो भाषण करता हूँ उसको टेप कर लो। हमारी सरकार, हमारा मेयर आने के बाद में आप कभी भी मेरे दरवाजे पे आकर मुझसे पूछ सकते हो गोपाल शेट्टी आपने मानवनी के भाषण में ये कहा था, ये क्यों नहीं हो रहा है? मैं कहता हूं कि ऐसे जो इंसेंटिव इनको देना पड़ेगा, जो बच्चों को इस प्रकार का मनोरंजन का साधन लाकर उपलब्ध करके देते हैं, वहां पर उनको इंसेंटिव देना पड़ेगा, उनको मदद करना पड़ेगा। उनके किसी भी प्रकार का टैक्स न लेते हुए उनको महानगर पालिका ने तुरंत परमिशन देना चाहिए ताकि आसानी से लोग आए, खेले, घूमे फिरे, चले जाए। ग्राउंड में बच्चों को आइसक्रीम खिलाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पानी पूरी, भेलपूरी जो सामान्य लोग खाते हैं उसकी सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये बोलते हैं ना ये कमर्शियल है, अरे क्या कमर्शियल है? सबसे बड़ा कमर्शियल का धंधा तो तुम करते हो साहब, जो कोई कायदे में लिखा नहीं है। भ्रष्टाचार करना, लोगों के पास पैसा लेना, लेकिन आप लेते हो, हर काम में पैसा लेते हो, कोई भी काम पैसा ले करते नहीं हो। इससे बड़ा कमर्शियल कौन सा हो सकता है? विनोद भाई, विनोद केदार, योगेश सागर, नॉर्मली बताओ मुझे, इससे बड़ा कमर्शियल तो कोई भी नहीं होता। और ये भाषण मुंबई महानगर पालिका के सभागृह में जो सुनकर जाते हैं वो नगर सेवकों ने करना चाहिए। मैं सम्मान करूंगा मेरे पार्टी के नगर सेवकों के, जिन्होंने भाषण किया उसको कॉपी ला कर दे दो, हम एक सत्कार का कार्यक्रम करेंगे। करना पड़ेगा, हमारे नगर सेवकों ने किया है, उनको पब्लिक डोमेन में लाकर देना पड़ेगा। मुंबई शहर के कौन से विषय सरप्लस बजट में जा रहा है। मैं परसों ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था तो आरिफ सिंह जी, एक सोसाइटी के लोग आए, सोसाइटी अभी भी बिल्डर चला रहा है, बिल्डर सोसाइटी को हैंडओवर नहीं कर रहा है। वो लोग मुझे कहते हैं हर महीना 24,000 रुपया वो बिल्डर को देते हैं, मेंटेनेंस का और असेसमेंट टैक्स का 24,000 रुपया। इस मुंबई शहर में 10 और 15,000 रुपया कमाकर गुजारा करने वाले लोग हैं। ये 15,000 में बच्चों का फी भी आ जाता है, घर का खर्चा भी आ जाता है, ट्रैवलिंग का भी आ जाता है, सब आ जाता है। फिर थोड़ा पत्नी काम करते होंगे, थोड़े बच्चे काम करते होंगे, लेकिन इसी मुंबई शहर में ये 24 तो मैंने कम का, इससे ज्यादा भरने वाले लोग भी है। लेकिन सामान्य साईबाबा नगर जैसे एरिया में 24,000 रुपया मेंटेनेंस भरते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारा मेयर आएगा तो ये मेंटेनेंस टैक्स भी कम करना पड़ेगा। शिवसेना ने गए चुनाव में कहा कि 500 फुटबॉल का असेसमेंट नहीं लेंगे, उसके लिए 4 साल निकाल दिया इन्होंने। देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी, इन्होंने मुंबई महानगर पालिका में ठहराव करके भेज दिया। देवेंद्र फडणवीस जी ने जो ठहराव गया वही ठहराव पास करके दे दिया।
उल्टा देवेंद्र फडणवीस जी किसी को अगर याद होगा तो उन्होंने कहा कि 650 फुट तक का कम करो। 650 फुट का इसलिए बताया कि कारपेट तो घूम फिर के 500 ही आता है और 500 फुट में तो सामान्य परिवार के लोग लेते हैं। लेकिन कहा कि नहीं, शिवसेना का घोषणा 500 फुट का था, 500 फुट का करो। देवेंद्र जी ने उसको पास करके दे दिया। मुंबई महानगर पालिका में जब आया तो इन्होंने फिर वापस चक्री चलाया और पता चला कि सिर्फ 20% टैक्स कम हुआ है। कितना? 20%। जो टैक्स लेते हैं उसमें 10 प्रकार के टैक्स लेते हैं। एसेसमेंट टैक्स इतना, पानी का टैक्स इतना, रोड का टैक्स इतना, इसका टैक्स इतना, स्कूल का टैक्स इतना, ऐसा कर करके और मुंबई शहर के लोगों को मूर्ख बनाया। आपने कहा था कि हम 500 फुट का टैक्स नहीं लेंगे, इसलिए वो टैक्स तो सिर्फ 20% ही आता है, 20% ही आता है। फिर हम लोगों ने उनको ध्यान में ला के दिया, ये तो आपने मुंबई शहर के लोगों को बेवकूफ बनाया। फिर बोला नहीं, अभी हम वापस करेंगे। अरे वापस करेंगे, क्या वापस करोगे? इसलिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी लिखकर लेना पड़ेगा। ये सारे मुद्दे आने वाले दिनों में जो भी चुनाव में भी आप भाषण करेंगे, वो सारे मुद्दे आपको 5 साल में सत्ता आने के बाद में सारा उसके ऊपर आपको इलाज करना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा। तब मुंबई शहर के लोगों को लगेगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करते हैं। ये हमको करके देना पड़ेगा आने वाले दिनों में। इसलिए जागर मुंबई का जब हम बात करते हैं तो आशीष शेलार जी जागर मुंबई के बारे में सभी जगह पे भाषण करते हैं। आने वाले दिनों में जो विधानसभा बाकी है वहां पर करेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं उत्तर मुंबई के सांसद के नाते जागर उत्तर मुंबई के बारे में बात करूं। उत्तर मुंबई की क्या समस्या है, मलाड की क्या समस्या है, मालूनी की क्या समस्या है। 2014 के बाद में हमने बहुत स्पीड में काम किया, बहुत नए काम किए। लेकिन एक काम सबसे बड़ा, सीपीडब्ल्यू का जो ग्राउंड है उसका भूमि पूजन होने के बाद भी वो चालू हो नहीं पाया। इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने परसों भी कहा, हमारे पार्टी के लोगों को लगता है गोपाल रेड्डी क्यों पोल तो शिवसेना का करने का, तुम अपना स्वयं का पोल क्यों करते हो? शिवसेना वाला क्या करेंगे उसका मुझे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ उसका मुझे पूरा गारंटी है। मैं पब्लिक के सामने अगर मंच पर बोलता हूँ तो मेरा पूरा गारंटी है कि उसको करके देने की जवाबदारी मेरी है, उसको करके देने की जवाबदारी मेरी है। और मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, हम यहां पर आकर भाषण करके जाते हैं तो 4 मुद्दों को लिखकर आप पीछे पड़कर अपने अपने परिसर का काम करवा के लेना, ये उस परिसर के कार्यकर्ताओं का काम होता है। और अगर आप ये करवा लेते हो तो भी जनता आपके पीछे खड़ी हो जाएगी, जनता आपके पीछे खड़ी हो जाएगी। जमजम होटल के पास का वो पाइपलाइन बदलने का बंद ऑफ कनेक्शन 2015 में पास हुआ है। बड़ा पाइपलाइन तो 2015 में डाल दिया हरि सिंह जी, 15 का लेटर है मेरे पास, 16 में डाला होगा। लेकिन 16 के बाद में 22 तक अभी तक तो ट्रांसफर नहीं होता है। मैं जब कभी भी वहां से जाता हूं तो मैं देखता हूं, मैं कोई भी रास्ते से गुजरता हूं तो लेफ्ट राइट सब देखते रहता हूं, क्या है, ये है, वो है। मैं भी 50 काम आप लोगों को गिना दूं इस परिसर का, सब मेरे दिमाग में है। मैं पिछली बार भी भाषण करने के लिए आया था, सामने वो इतना बड़ा मैदान है, ये दीवार डाल के रखा बीच में। हमने कहा कि दीवार निकालो, एक बड़ा ग्राउंड कर दो, उधर बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, एक बड़ा जॉगिंग ट्रैक होगा, सब यहाँ के लोग, वहाँ के लोग, वहाँ के लोग सुबह घूमने को आएंगे, एक दूसरे के साथ में बातचीत होगी, मुलाकात होगा, कितना अच्छा होगा। लेकिन वो भी नहीं हुआ है। वो भी लिख लो, कोई नहीं करेगा, मैं करूंगा। कितना बड़ा काम है वो, पब्लिक में कहा था, इसमें तो बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे, वो काम हमारा रुका पड़ा हुआ है। 2024 के चुनाव में जीत कराने के बाद वर्सोवा को जोड़ने का काम सीधा एकदम तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये पूरा ट्रैफिक यहाँ से आता है और यहाँ से पूरा ट्रैफिक यहाँ होकर यहाँ से किसी को अंदर ही जाना है तो कितना रिक्शा का बिल होता है, तो जो जाता होगा उसको मालूम पड़ता होगा, 200-250 रुपया होता होगा। लेकिन वर्सोवा को कनेक्ट में कर देता हूँ तो 50 रुपए में साथ खट करके आप चले जाओगे, 50 रुपए में चले जाओगे। जो स्पीड बोर्ड की बात हरि सिंह जी ने की, मैं काम करते समय देखता नहीं हूं, वो स्पीड बोर्ड चलाने वाला प्रवीण भावे, जिनके परिवार के नगर सेवक बहुत साल उन्होंने था वहां पर, कांग्रेस के नगर सेवक थे मोतीराम भावे। मैंने देखा नहीं कौन सा पार्टी का है, कौन सा क्या है। अंधेरी से एक बंदा मेरे ऊपर विश्वास रखकर आता है, मैंने बोला मेरा ही काम है, मैंने उसको करवा दिया। बोर्ड चालू हो गया, चालू होने के बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे मिनिस्टर ने उसको बंद कर दिया।
मैं केंद्र सरकार के मेरे पार्टी के मंत्री के सामने जाकर बैठ गया वो ऑफिस में, मैंने वोट चालू करवा दिया फिर वापस। मैं ये देखा नहीं, अरे मेरी नौकरी जाएगी, जाने दो, मेरी नौकरी जाएगी ना, बहुत बहुत तो जाने दो। ये सारे इससे हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बिगर पद के काम करते हैं, तो मैं गोपाल से नहीं करेगा, इससे ज्यादा स्पीड में करेगा आने वाले दिनों में। अभी तो मेरे पर बंधन है, मैं इससे ज्यादा स्पीड में काम कर सकता हूं। ये होगा। मैं 2014 में जब चुनकर यहां पर आया, मालोनी वहां पर गया, टीके चौधरी के स्कीम के लिए माधवराव मराठे जब आमदार थे, हरीश सिंह जी कौन से साल में थे? 95 में माधवराव मराठे यहाँ के विधायक हुआ करते थे। मैं 95 में सिर्फ नगर सेवक था बोरेली का एक वार्ड का, लेकिन राम नायक जी के साथ में मैं वहां पर आया था 95 में। ये ज्यादा कम झगड़ा ये वो अमुक तमुक करके वो स्कीम जो बंद पड़ा, आगे चली नहीं, मैं उस समय पर आया था। और जब मैं 2014 में सांसद बन के आया तो बड़ा जो मैदान है, मैंने क्या है, क्या हो रहा है, मैंने कहा कि इसको भरनी करो, लेवल करो, बच्चे ना खेलेंगे, तो पता है कि टीके चौधरी के ताबे में है। अब ये भी बात सही है, महाराज ने पूरा हो ले आओ, 57 एकड़ का कुछ ले आओ, टीके चौधरी को दिया। अब उसमें से कोर्ट कचहरी करके वो एरिया कम हो गया, वो छोड़ो, अपना विषय नहीं, मैं वो ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। तो ग्राउंड मैंने कहा कि टीके चौधरी को डेवलप करे, या तो मुझे दे दो, मैं अपने फंड से डेवलप करता हूं। नहीं हुआ। अब वहां पर शादी कर रहे लोग, अब उस शादी को लेकर विरोध हो रहा है। भैया क्यों विरोध करते हो? क्या हम सब लोग मिलकर बैठकर बातचीत रास्ता निकालकर कायदा बन गया? अभी देवेंद्र फडणवीस ने कायदा बनाया, 1/3 में आप बिल्डिंग बना सकते हो रिजर्वेशन के प्लॉट में, 2/3 महानगर पालिका को फ्री ऑफ कॉस्ट में हैंड ओवर करने का, क्योंकि महानगर पालिका के पास जमीन लेने के लिए पैसे नहीं है अभी, इसलिए कायदा बना दिया है, 2/3 हमको फ्री में दे दो। अनिल का किसी का नाम ले लिया, दे रहा और भी कोई तो इशारा करो, मैं नाम ले लूं। तो ये जमीन आदमी को फ्री में आ सकता है। क्या हरीश सिंह जी हम एक व्यवस्था नहीं कर सकते? 2/3 बच्चों को खेलने के लिए रख दो, 1/3 में जहां पर बिल्डिंग बनने वाला है, जब बिल्डिंग बनेगा तब बिल्डिंग बनेगा, लेकिन वो 1/3 में गरीब परिवार के बच्चे वहां पर शादी करें। क्यों विरोध करते हो? वो कौन से समाज का, कौन से जाति का करता है, इसलिए उसका विरोध क्यों भाई विरोध करते हो? शादी हिंदुओं का भी होना है, मुसलमानों का भी होना है, सिस्टम डेवलप कर दो। हिंदुओं का शादी होगा तो हिंदू का कॉन्ट्रैक्टर को दे दो काम, मुसलमानों का होगा मुसलमान कॉन्ट्रैक्टर को दे दो, खत्म हो गया ना झंझट। अपने काय को उसमें जाने का, जिस का कुछ कीमत बोला उसको मान्यता दे दे, लेकिन शादी तो बच्चों का होना पड़ेगा। मैंने पूछा क्या मैं पैसा कोई ज्यादा वोट देता है क्या? तो बोला नहीं, 25,000 रुपए में महापालिका, माड़ा, पुलिस, ये वो डेकोरेशन छोटा मोटा होके हो जाता है। ये तो रिजनेबल है, करो आदमी। कोई 20 में करने वाला तो पकड़ के लेके आओ, लोगों का भला हो जाएगा। कोई 15 में करता तो लेके आओ, लेकिन अगर इसको खाली झंझट झमेला खड़ा करके आप बंद कर दोगे तो हॉल में जाकर अगर कोई सामान्य आदमी का शादी करता है तो उसको कितने पैसे भरने पड़ते हैं? कितना? 2 लाख रुपए। अरे 2 लाख आप बोलते हो, मैं तो सोचता हूँ कि लाख में हो जाएगा। चलो कोई म्यूनसिपालिटी के स्कूल में जाके शादी कर दिया, ये वो करके, तो लाख रुपया में किसको बोलते हैं साहब? लाख रुपया किसको बोलते हैं? तो उसके जगह पे क्या ये व्यवस्था हो नहीं सकती है क्या? तो ये व्यवस्था हो सकती है। मैं दूसरी बार भाषण कर रहा हूँ, जब तक ये कोई खड़ा नहीं करता है तब तक मैं बोलते रहूंगा। अभी खड़ा करने का काम हम सब लोगों का है, कर लो उसको। भाई चुनाव, पॉलिटिक्स, ये सब बाद में करेंगे, काम करते रहेंगे, लोगों को सुविधा खड़ा करके दो तो लोग वोट देंगे। लोगों को तो वोट देना ही है। और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो काम करने वाले को वोट न देते हुए काम नहीं करने वाले को देगा? ऐसा कौन सा व्यक्ति है? कोई नहीं ऐसा। इसलिए वो काम हमको करना है, ये सीपीडब्ल्यू का काम जल्दी पूरा करना है, वर्सोवा को हमको जोड़ना है। यूनुस भाई एक मोर्चा कर दो मड़ के लिए। आदित्य ठाकरे ने फाइल रोक दिया, तो हम बोलते थे आदित्य ठाकरे ने रोक दिया, अभी तो आदित्य ठाकरे नहीं है, अभी तो आदित्य ठाकरे नहीं है। ले लो उसके ऊपर साइन तो बता दो, नहीं करते तो करो आंदोलन। किसने बताया कि आंदोलन नहीं कर सकते अपनी पार्टी की सरकार होगी? नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो स्वयं बैठे थे दिन भर आंदोलन पे, केंद्र की सरकार उनको परमिशन नहीं दे रही थी। आंदोलन तो ये लोकशाही का एक हथियार है साहब, ये तो आपको करना ही पड़ेगा।
ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे 10 काम है, ये मैंने कहा कि इस ग्राउंड को बड़ा कर देंगे। ये रोड का काम को केंद्र सरकार का कितना 57 लाख रुपए भरना है खाली सॉल्ट प्लान का, सब कागज से नहीं होता है। अब ये रोड का तो 57 लाख का केंद्र सरकार ने बोला भर दो, तो भर देगा, सीसी रोड का हो जाएगा, ये काम पूरा हो जाएगा। आगे का भी जो भी वाइंडिंग करने का वो हम करेंगे। डीपीडब्ल्यू का जो बाकी का टुकड़ा बचा है उसको मैंने कहा कि उसको बट्टी निकाल दो। ये कोई लोग बेचारे रास्ते पे बैठते हैं, उनको सबको बिठा दो उधर। कुछ काम तो हमको अपने आंख पर लेकर यूनिफाई करना ही पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले पे हाथ डालने के लिए बोलते हो, तो फिर छत्रपति शिवाजी मैं भी बनूंगा, आप लोग भी बनोगे। मुझे अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले पे हाथ डालने के लिए बोलते हो, तो परसों हम संविधान दिन बनाने वाले हैं। वापस 26 तारीख को संविधान दिन बनाने वाले हैं। मुझे 9 बजे बोला मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा। मैं जो बोलता हूँ करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और सिटिंग जज ये कहते हैं कि हमारे जज लोग डरते हैं, किसी को बेल देते नहीं है। वो बेल देते नहीं है, इसलिए हजारों पूरे देश भर में 5 लाख लोग जेल में बंद है। मुंबई शहर में 50,000 लोग बंद है। ये 50,000 में 10,000 व्यापारी होंगे। वो व्यापारी जेल में बंद है तो उसका व्यापार बंद होगा, तो वो काम लोगों को नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा। जज साहब को खाली ये लगता है कि मेरे ऊपर आरोप लगेंगे, इसलिए आप किसी को जेल में रखोगे। कौन बोलेगा इसके बारे में, आवाज कौन उठाएगा? मैं लॉ मेकर हूं, मुझे आपने पार्लियामेंट में भेजा है, मैंने संविधान की कसम खाई है। मैं बोलूंगा, उसका अंजाम भोगना पड़ेगा तो भोगूंगा। कुछ लोग है वेटिंग में, अच्छी बात है, मैं तुमको मौका दे रहा हूं, बड़ा उसका वीडियो वायरल कर दो, जान दो, पहुंचने दो, जहां तक पहुंचने का वहां तो ऊपर तक सिस्टम में करने दो कार्रवाई। गोपाल जी के ऊपर कार्रवाई होगी, मुझे भी मालूम है, लेकिन कार्रवाई होगी तो उसका रास्ता निकलेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी बैरिस्टर होने के बाद में चाहते तो बहुत रुपया कमा सकते थे। मेरा एडवोकेट फैकल्टी के ऊपर आरोप है। आपका सबसे पहला काम है लोगों को न्याय देना, उसके बाद में आपका जो पैसा आप ले लो, लेकिन सिर्फ पैसा बनाना ये आपका पैसा नहीं है। सिर्फ पैसा बनाना ये आपका पैसा नहीं है। इतनी सारी धांधली चल रही है तो कम से कम एडवोकेट फैकल्टी के लोगों को आवाज उठानी चाहिए, नहीं उठाते। बोरीवली कोर्ट का तुमने भूमि पूजन करने वाला पैसा पास करवाया 3 करोड़ रुपया, जहां पर 10-15 साल के पहले 200 वकील काम करते थे, वहां 2000 वकील हो गए। 10 गुना बढ़ गया, 50 गुना बढ़ गया, केसेस बढ़ गए, वकील बढ़ गए, लेकिन उधर पैर रखने के लिए जगह नहीं है। रिजर्वेशन का प्लॉट है, वहां पर कोर्ट नए बनते नहीं है। बीकेसी में कोर्ट बनकर रेडी पड़ा है। मैं भी पार्लियामेंट में जाने के पहले वहां जाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, वापस रेडी पड़ा है कोर्ट बनकर, लेकिन न्यायाधीश के लोगों के ऊपर कंपटीशन है, वो उनका एक मोनोपोली बन गया, दबदबा वहां पर है, वो यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है तो नया बनाने का मतलब क्या होगा? सरकार बोलेगी हमने एक बनाया हो तो तुम चला नहीं रहे, तो और दूसरा बनाकर पब्लिक का पैसा क्यों वेस्ट करने का, इससे और एक बनेगा नहीं। कोर्ट में है, लोग जाते हैं, चक्कर मारते हैं। मेरे ऊपर 19 केसेस थे पब्लिक के, अभी खत्म होकर 2 केस बचे हैं। उसमें एक केस तो आप लोगों को बोलूंगा आप हंसोगे। बोलने का एक वकील है, रोड वाइंडिंग में एक घर तोड़ दिया, उसको खाली नोटिस 1947 का स्ट्रक्चर था, उसको जगह तो मिलने वाला था, म्युनिसिपालिटी का काम है उसको नोटिस मारना, नोटिस मार दिया। उसने कहना चला भाई ये तो सिंपल है, तुम्हारे पास 1947 का प्रूफ है, तुमको जगह मिलेगा। लेकिन उसने बड़े पैमाने पे लोगों के पास से पैसा ले लिया। मेरे पास आके जब बोले साहब इतना पैसा दिया, तो मैंने उधर होर्डिंग लगा दिया, लुटेरे वकीलों से सावधान। मैंने बोर्ड लगाया, लुटेरे वकीलों से सावधान। अब उसने मेरे पर केस कर दिया। मैं कोर्ट में आर्गुमेंट में गया, जैसे कुछ हमने सब लगा, मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैंने लगा, मैंने ना बोला, मैंने लगा भाई चर्चा होती है रोज, लुटेरे पॉलिटिशियन से सावधान, लुटेरे पॉकेट मार से सावधान, लुटेरे वकील से सावधान, लुटेरे वकील पुलिस से सावधान। ये तो रोज का हमारा दैनंदिन काम है ना। लुटेरों के बारे में हम कहते हैं, अच्छे पुलिस का हम सम्मान करते हैं, अच्छे ऑफिसर का हम सम्मान करते हैं, अच्छे वकील का हम सम्मान करते हैं, अच्छे न्यायाधीश को हम देवता मानते हैं, अच्छे न्यायाधीश को हम देवता मानते हैं। लेकिन जो बुरे हैं उनके बारे में तो बताना पड़ेगा ना, उनके बारे में तो बात करनी पड़ेगी। तो मित्रों ये सारे हालात है, इन सारे हालातों में से हमको छुटकारा पब्लिक को दिलाना पड़ेगा आने वाले दिनों में। मुद्दे 10 है,
चर्चा करने के लिए। मलाड का एसटी रोड का वाइंडिंग हो गया, अब सेकंड फेज में वाइंडिंग में कर रहा हूँ, 12 दुकानदारों को निकाल रहा है। अब मुंबई महानगर पालिका ने नया कानून बना दिया कि आपको जगह हम देते हैं, वो पसंद नहीं आता, आप पैसे दे लो। अब ये पैसे जो दे रहे हैं वो कम है। आयुष जी, आप भी यहाँ पर बात करेंगे, करिया मेरा स्वभाव नहीं किसी मंत्री के दरवाजे के बाहर जाकर 3 मिनट खड़े रहना, जरूर 3 मिनट में बहुत लोग का इधर काम करूंगा, मैं जाता नहीं हूँ। मैंने इनको प्रपोजल दिया, आप पैसा मोदी जी ने कानून बनाया रेडी इकोनॉमी का 2 बार देने का, कितना डबल, गांव खेड़ों में 4 बार देने का कायदा है, क्योंकि वहां रेट कम है। मुंबई शहर का रेट बहुत ज्यादा है, इसलिए कहे डबल दे दो। अब ये कितना दे रहे, सिंगल दे रहे, उसमें से एक बोलता है ये तो भाड़ू देना, इसको 75% देंगे। अरे उसके हाथ में क्या आता है, उसके हाथ में कुछ नहीं आता। तो हमने इनको क्या कहा कि मलाड का अगर मैं रोड वाइंडिंग करता हूं तो उसके अगल बगल में दुकान कितने में बिठाओ देखो, वो तो कुछ महीने बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो स्टैम्प ड्यूटी कितना भरा मालूम पड़ता है, उसने कितना स्टैम्प ड्यूटी भरा वो रेट हो गया। आप 4 निकालो, उसमें जो सबसे कम होगा वो दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ये नहीं करूंगा सबसे ज्यादा दे दो, उसके लिए भी लड़ने वाले लड़ेंगे। लेकिन ये 4 दुकान का आप एग्रीमेंट ढूंढ लो, उसमें सबसे कम होगा वो भी देंगे, उतना पैसा उसको मिलेगा तो वो कहीं भी आजू बाजू में दुकान ले लेगा, उसको दुकान ले लेगा, कितना पैसा मिलता है। लेकिन अभी आप जो दे रहे हो कम दे रहे हो। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, 12 दुकान वालों को जगह पर जाकर बोल के आया, बिल्कुल मेरे नाम से कोई डराएगा तो तुम बिल्कुल मानने का नहीं, जब तक तुम्हारा समाधान नहीं होता तब तक नहीं। मुझे डेवलपमेंट करना है, लेकिन किसी को बर्बाद करके डेवलपमेंट मुझे करना नहीं है। मैं एक भी व्यक्ति को बेघर होने नहीं दूंगा, एक भी दुकानदार को बेघर होने नहीं दूंगा, क्योंकि एक दुकान पर एक परिवार चलता है। मैं उसके आगे अगर जाऊं तो एक दुकान पे एक परिवार नहीं चलता है, एक दुकान पे मालिक है वो काम करता है, उसके बाद 2 नौकर है वो काम करते हैं, वो मालिक वो दुकान में जो चीजें बेचने का जो होता है, जो भी व्यवसाय करता है वो लाकर देने वाले, उनका घर चलता है। एक 100 फुट के दुकान पे साथ बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार मिलती है। इसलिए आप इसको एक दुकान टूट गया, 12 दुकान टूट गया, एक घर में 2 वोट पकड़ेंगे तो 24, बहुत 3 वोट पकड़ेंगे तो 36 लोगों ने वोट नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ता है, हम तो 4.5 लाख से जीते हैं। ये कैलकुलेशन होता नहीं। मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति को अगर मैं परेशान करता हूं तो मेरा 1 लाख वोट कम होगा, 1 लाख। अगर मैं एक व्यक्ति को न्याय देता हूं तो उतना ही लाभ भी होगा। ये मेरा गणित, ये भगवत गीता वाला कैलकुलेशन है मेरा, ये मेरा भगवत गीता, ये कोई शिवसेना ये वो पॉलिटिकल पार्टी का मेरा गणित नहीं, मेरा गणित भगवत गीता वाला। अन्याय करने का नहीं और अन्याय करने का नहीं, बरोबर है सत्य प्रकाश? अन्याय करने का भी नहीं और अन्याय सहने का भी नहीं। इसलिए मित्रों 10 मुद्दे हैं, मैं चाहूंगा कि हम बार बार मिलेंगे, बार बार बात करेंगे। मैं अपने भाषण को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मैंने आज सवेरे मेरे पार्टी के लोगों को कहा कि बड़ा स्टेज बीज नहीं बनाने का, मैं आऊंगा, खाली एक होर्डिंग लगा देने का पीछे, हम नीचे बैठेंगे, बातचीत करेंगे। ये बड़ा बड़ा करने से क्या होता है, सामान्य कार्यकर्ता हिम्मत ही नहीं करता है। एक मीटिंग अगर करना है तो स्टेज के लिए इतना खर्चा। अब मुझे बताओ, कोई भी यहाँ पर बैठे हैं, कल अगर देवेंद्र फडणवीस जी आते हैं यहाँ पर भाषण करने के लिए, तो इससे अच्छा हमारा स्टेज बनेगा क्या? इससे अच्छा बन सकता है? नहीं बन सकता ना। तो एक तरीका तो होना चाहिए ना। देवेंद्र फडणवीस जी कौन सा स्टेज, आशीष शेलार आते तो कौन सा स्टेज, गोपाल शेट्टी आते तो कौन सा स्टेज, गणेश शंकर आते तो कौन सा स्टेज। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरा स्टेज साहब बिल्कुल स्टेज नहीं, जमीन पर बैठो, कुर्सी डालो, बात ही तो करना है ना, बातचीत करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में किसी और एक कार्यकर्ता को लगता है मुझे वो 2 वार्ड के लोगों को मीटिंग करना है, वहां 4 मुद्दों के बारे में बात करेंगे, गोपाल शेट्टी को बुलाओ, वो आसानी से बुला सकते हैं। 1000 रुपए का होर्डिंग लगा दिया, 2 बाबू खड़ा करके कपड़े लगाकर विनोद हो गया, मीटिंग हो सकता है। इसलिए ये करो। आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं से मैं कहूंगा, आप अपने परिसर के 4 मुद्दों को ले लो, आप अपने परिसर के 4 मुद्दों को ले लो। कायदे की चिंता आप मत करो, वो काम करने के लिए पैसा कितना लगेगा उसकी चिंता आप मत करो, उसका चिंता करने के लिए मैं बैठा हूं। आप समस्या को ढूंढ के लाओ और कम से कम वो समस्या को फिर पीछे पड़कर करवा के लेने की जवाबदारी आपकी। आप मुझे यादी दे दो और बोलेगा मैंने दिया था वो दिन, वो नहीं चलेगा। आप काम भी लाओ और काम का पीछे पड़कर परमिशन तक के उसको पहुंचाओ, उसका पैसा लाने का
अप्रूवल नहीं मिलता है, कॉर्पोरेशन के लोग मंजूरी देते नहीं है, गवर्नमेंट के लोग मंजूरी देते नहीं, उसके लिए मैं बैठा हूँ, मैं करके रहूंगा। हम काम करेंगे लोगों का, हम लोगों का काम करेंगे। आप कौन सा बात करते हो? ये कमल तालाब का करने के लिए सबसे पहले आयुष जी मेरा आपको याद होगा तो पद यात्रा निकाला था 2 अक्टूबर को लोगों ने, और वो पद यात्रा का समाप्त हमने कमल तालाब पे किया, और वहां पर मैंने घोषणा किया कि इसको हम डेवलप करेंगे। हमने डेवलपमेंट का काम शुरू किया, महानगर पालिका बीच में आ गई, 5 करोड़ रुपए का फंड पास हुआ। 5 करोड़ रुपए का जिस दिन फंड वो पास हुआ, मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ, महानगर पालिका का पैसा ये मेरा पैसा मैं मानकर चलता हूँ। 5 करोड़ रुपए का फंड पास हुआ, उस दिन प्रभाग समिति के अध्यक्षा मेरे पार्टी की थी, मैंने इसको तुरंत कैंसिल करो, 5 करोड़ रुपया का काम नहीं है ये। लेकिन असलम भाई एंड कंपनी ने, वहां उनका नगर सेवक था, हमारे लोगों ने भी साथ नहीं दिया, 5 करोड़ रुपए का वहां पर फंड लगा दिया। आज वो कमल तालाब के हालात क्या है? मेरा प्लानिंग क्या था? कम से कम पैसे में मैं उसको डेवलप करता था, और पाठारे कौन बलवंत पठारे साहब को मैंने बताया था, वो 3 बार आए ना, गांव के लोग हो, आप सब लोग मिलकर इसको चलाने के लिए ले लो, वो मंजूर हो गए, तैयार हो गए थे, वो सब मिलकर उसे चलाने वाले थे। जैसा कोईसर जिमखाना चलता है, जैसा वीर सावरकर चलता है, वैसे चलाने की व्यवस्था मैंने की थी, लोगों को एक सुविधा मिलेगी। अब 2 साल के बाद में वापस एक टेंडर निकलेगा। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने उधर माड़ा का बोर्ड लगा दिया, नगर सेवक का फोटो लगा दिया, आमदार साहब का फोटो लगा दिया, पैसा महापालिका का लगा, लेकिन उधर फोटो आमदार साहब और नगर सेवक का है और माड़ा का पे लगा। कहीं ऐसा तो ना हो डबल पैसे ढका लिए। ध्यान दो थोड़ा इसके ऊपर। म्युनिसिपालिटी के लोग कैसे चुप है? जब करोड़ों रुपया आपने खर्चा किया तो मुंबई महानगर पालिका का वहां पर पार्टी लगना चाहिए। मैं ये सब झंझट में जाता नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को कुछ सुख पहुंचा सकता हूं तो पहुंचाऊं, लोगों को कुछ सुविधा दे सकता हूं। जो टीपू सुल्तान का आंदोलन हो गया, बड़ा आंदोलन हो गया, मैंने कहा बैठो ही नहीं, आज जाने का नहीं। मैं टीपू सुल्तान का विरोधी हूं तो उसका भी मैं कारण आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो ग्राउंड को टीपू सुल्तान का नाम ही नहीं दिया है, ना महापालिका ने नाम दिया, ना राज्य सरकार ने नाम दिया, लेकिन उसका नामकरण हो रहा है, उसके टीपू सुल्तान के नाम पे डेवलपमेंट हो गया, और वो कार्यक्रम को पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। पुलिस प्रोटेक्शन कब देती है? सरकार के कायदे के हिसाब से बना हुआ है। लोकशाही में आंदोलन होता है, विरोध करने वाले करते हैं। हम लोगों ने भी जीवन भर बहुत आंदोलन किया, हम आंदोलन करके यहाँ तक पहुंचे हैं। इससे राहुल गांधी को भी मालूम पड़ गया कि आंदोलन करके दिल्ली की गति मिल सकती है, इससे प्रयास करने दो, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आंदोलन करना पड़ेगा, ये राहुल गांधी के दिमाग में आ गया, वो कर रहे, बोलते हैं भारत जोड़ेंगे। अरे क्या तुम पहला घर को जोड़ो भैया, तुम्हारी पार्टी को तो जोड़ो, फिर आगे भारत जोड़ने के लिए अमित शाह नरेंद्र मोदी है ना। तुम क्यों चिंता करते हो? अब कौन से भारत जोड़ने की बात करते हो साहब? ये देश के पत्रकार भी कुछ मुद्दे उठाते नहीं है। आजादी के 75 साल में 65 साल देश को तुमने चलाया, कश्मीर को भारत से अलग तुमने रखा। मेरे पार्टी के नेता ने 370 निकाल दिया, पूरे कश्मीर को एक साथ कर दिया। कश्मीर में करोड़ों रुपए का फंड पास करके आज कश्मीर विकास हो रहा है। कश्मीर में हमने ये नहीं देखा वहां पर मुस्लिम समाज के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के नागरिक हैं। करोड़ों रुपए का काम चल रहा है, बच्चों को हॉस्पिटल बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रही है, स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, सड़कें बन रहे हैं, ब्रिजेज बन रहे हैं ना। तो हमने जोड़ा भी, तुम्हारे लिए जोड़ने के लिए क्या बचा है? तुम्हारे लिए तुमको जोड़ने के लिए बचा क्या है? तुम्हारे पास सब कुछ बचा नहीं। अंतिम एक बात बता दूंगा, मैं पुरुषोत्तम रूपाला का क्लिप देखा, देखिए भारत देश की विशेषता क्या है, हमारे साधु संतों में कितना दम है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो। संत ये संत होता है ना, संत तो पूरा अपना जीवन समर्पित कर देता है देश के लिए। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए, भारत देश का नाम उन्होंने वहां पर रोशन किया। जिस व्यक्ति ने भी वो गीत लिखा होगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, क्या लिखा उसमें? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विश्व की कल्पना उन्होंने उन दिनों में की थी। कब की थी? जब भारत देश को एक गरीब देश करके जाना जाता था, कोई मानते नहीं थे, ये गरीब लोग हैं, इनको कौन पूछता है। मेरे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जब रशिया गई तो उनको कोई लेने के लिए नहीं आया।
इंदिरा जी गुस्से होकर एयरपोर्ट से वापस चले गई। मैं इतने बड़े देश से यहाँ पर आई हूँ, मेरा सम्मान नहीं तुमने किया, मेरा अपमान किया, वापस आ गई। नरेंद्र मोदी जी को वीजा नहीं दे रहे थे, आज नरेंद्र मोदी जी को बुला रहे, सब स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे। एक भाषण में यहाँ पर तो आप लोगों को भाषण से होता है तो ताली बजाओ करके बोलना पड़ता है। मैं जब आ रहा था हर भाषण में मैं सुनता हूँ, मुझे बड़ा इरिटेट होता है। मैं चाहता हूं कि गोपाल शेट्टी आ गए, ये बोला तो लोगों ने ताली बजाना चाहिए, तो मैं मानूंगा कि मेरा कुछ मार्केट में दम है। किसी के कहने के ऊपर अगर कोई ताली बजा तो समझ जाने का और बहुत कुछ करने के लिए बाकी है ना, बाकी है। तो नरेंद्र मोदी जी जब विदेश में जाते हैं तो वहां सूट बूट वाले खड़े होकर ताली बजाते, खड़े होकर ताली बजाते। तो एक जमाना था उनको वीजा नहीं मिल रहा था, अब वेलकम कर रहे हैं और खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। रामायण महाभारत की हमने स्टोरी सुनी है, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, भारत पाकिस्तान की लड़ाई, भारत चाइना की लड़ाई। लड़ाई जब दो देशों के बीच में होता है तो एक नियम बना हुआ है, अगर युद्ध विराम करना है तो फिर सफेद झंडे दिखाओ तो युद्ध विराम होगा। सफेद झंडा जिसके हाथ में उसके पर कोई गोली नहीं चलाएगा, उसको कोई मारेगा नहीं। साहब जो देश के प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर कोई लेने नहीं गए थे, आज वो देश का प्रधानमंत्री रशिया के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि मेरे देश के 22,000 बच्चे तुम्हारे देश में यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वो जब तक मेरे देश में वापस नहीं आते हैं तब तक तुम युद्ध विराम करो। कौन कहता है? ये मेरा देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मेरे देश के 22,000 बच्चे जब तक वापस नहीं आते हैं तब तक आप युद्ध विराम करो। उन्होंने युद्ध विराम कर लिया। युद्ध विराम करने के बाद में क्या तय हुआ? कैसा पहचानेंगे भारत देश के कौन से बच्चे हैं? तिरंगा। तो बोला तिरंगा लेकर जो चलेगा वो भारत देश का बच्चा है समझने का, उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे देश के सारे सफेद झंडा नहीं साहब, वैसे कोई हंसना है इसका छाती सीना हो गया। हमारे देश के बच्चे तिरंगा लेकर निकले और भारत देश पहुंच गए यूक्रेन से। यूक्रेन से तिरंगा झंडा लेकर निकले। अब भारत देश के लोग तिरंगा लेकर निकले तो पाकिस्तान के जो बच्चे थे उन्होंने सोचा हम क्या करने का, जिंदा सही सलामत अगर पाकिस्तान तक पहुंचना है तो उन्होंने भी तिरंगा ले लिया, उन्होंने भी तिरंगा ले लिया। ये सत्यप्रकाश जैसा एक मीडिया वाले ने पूछा उनको, सत्यप्रकाश जैसा एक मीडिया वाले ने पूछा उन बच्चों को, अरे भैया भारत देश के लोगों ने तिरंगा लिया, बात समझ में आती है, लेकिन तुमने कैसा तिरंगा ले लिया? उन बच्चों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोला साहब तिरंगा हाथ में लेंगे तो पाकिस्तान पहुंचेंगे, नहीं तो कब्रिस्तान में पाकिस्तान युद्ध में लड़ाई में तुम्हारे लेंगे ना। बोला तिरंगा ही चलता ही, दूसरा कुछ चलता ही नहीं। तिरंगा, ये आज तिरंगा का ये पावर है। और ये राहुल बाबा पद यात्रा कर रहे हैं, हम भारत को जोड़ेंगे। अरे भैया हमारे देश के नेता ने पूरा दुनिया को जोड़ दिया, पूरा दुनिया को जोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत देश विश्व गुरु बनेगा। आज पूरे दुनिया के लोग भारत देश G20 का नेतृत्व कर रहे हैं मोदी जी। इसका क्या मतलब है? 20 विकसित देश के लोगों की जो एक कमेटी है उसका अध्यक्ष मोदी जी बने और मोदी जी ने भाषण किया परसों, हम विश्व के ऊपर हम आज हमारा आदेश चल रहा है और तुम बोलते हैं भारत जोड़ो। करो, घूमो फिरो, थोड़ा पद यात्रा करना कैसा वो भी पता चलेगा, पाँव में छाले कैसे आते हैं वो भी पता चलेगा। घूमो थोड़ा, तो लोगों के दुख दर्द पता चलेगा। क्योंकि एयर कंडीशन ऑफिस में बंगले में रहकर भारत देश क्या है पहचानने को, इससे भगवान ने कहा होगा कि तुमने पाप जो किया है घूम के देखो। मैं तो इसको इस प्रकार से करूंगा, तुम चलाओ भैया। ये 65 साल में कुछ नहीं किया, इससे भगवान ने बोला जरा घूमो फिरो देश में, जरा देखो क्या हालत है। इसलिए वो हो रहा है, इसलिए हो रहा है। इसलिए मित्रों आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाएंगे, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे और मुंबई महानगर पालिका में एक अच्छा स्वच्छ छवि का महापौर बिठाकर इस मुंबई शहर की नक्शा को हम बदलने का काम। मैं बहुत लंबा भाषण कर सकता हूँ। एजुकेशन महंगा हो गया है, हेल्थ महंगा हो गया। मैं परसों फाइनेंस कमेटी के मीटिंग में बात करा, मैंने ऑफिसरों को कहा कभी देखो टैक्सेस आता है इसका मतलब सब ठीक ऐसा मानकर चलने का कोई कारण नहीं। आरुषन जी उनको मैंने कहा आज कोई भी सामान्य आदमी हॉस्पिटल में चला जाता है, 2 लाख रुपया बिल, 3 लाख रुपया बिल, 2 लाख 3 लाख बढ़ेगा तो पैसे का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसमें से टैक्स तो आने वाला है।
नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत का योजना लाया, उसमें से करोड़ों लोगों को लाभ मिलता है, दवा बिकता है, तो टैक्स तो आएगा ही। लेकिन सामान्य एकदम गरीब है उसको मदद हो रहा, बड़े हैं उनके पास पैसे हैं, ये बीच वालों का बड़ा प्रॉब्लम है। बीच वालों का बड़ा प्रॉब्लम है, कहीं जा नहीं सकते, किसी को बोल नहीं सकते, एजुकेशन महंगा हो गया है, हेल्थ महंगा हो गया है। अब ये एकनाथ शिंदे जी का आपने देखा होगा, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया हो, स्लीप बनाया उन्होंने, आभा नाम का स्लीप आ रहा है। आपके यहाँ पर भी हमारे लोग कैंप करेंगे, उसमें जाइए, चेकअप कराइए। आप चेकअप करेंगे तो गवर्नमेंट के पास पूरा आपका रिकॉर्ड आ जाएगा। डिजिटल इंडिया में आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका शुगर डायबिटीज कितना है, आपको क्या क्या बीमारी है, पूरा वहां पर आ जाएगा। और आप कौन से भी डॉक्टर के पास जाके चेक कराएंगे, मुंबई में रहने वाला समझो गुजरात चला गया तो कोल्हापुर चला गया, वहां पर भगवान ना करे आपको कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो आपका आधार कार्ड डालने से डिजिटल तो वही डॉक्टर के पास पूरा हिस्ट्री आ जाएगा, वो आपको तुरंत दवा दे देगा। इस प्रकार की व्यवस्था बनेगी। आभा नाम का ऐप बन रहा है, जो मोदी जी का जो पैसा दे रहे हैं उसमें महाराष्ट्र सरकार ने आभा नाम का ऐप बनाकर आने वाले दिनों में लोगों को एक अच्छी सुविधा मिले, इस प्रकार की भी व्यवस्था हो रही है। इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थोड़ा समय आपका ज्यादा ले लिया, लेकिन कुछ महत्व की बातें आपको पहुंचाने की आवश्यकता थी, उसको पहुंचाने का मैंने प्रयास किया। कार्यकर्ताओं को लगता है कि और कुछ बातों के बारे में चर्चा हमको करनी है, तो मैं कभी भी आने के लिए तैयार हूँ। एकदम सिंपल स्टेज बनाओ, खर्चा कम करने का, सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता किसी नेता को बुलाकर पब्लिक के साथ में इंटरेक्शन कर सकता है, इस प्रकार की हमको व्यवस्था करनी है। जैसे मैंने न्यायालय के बारे में बताया, 26 तारीख को बोरीवली में हमें लोक अदालत हो रही है। मैं कह रहा हूँ, ये कोर्ट के पास समय नहीं है, कोर्ट के पास लोड बहुत है, तो हम लोगों को समझाकर जो केस का निपटारा आपस में बैठकर हो सकता होगा, वो सवेरे 10 बजे से शाम को 5 बजे तक बोरीवली में लोक अदालत चल रहा है। दोनों पार्टी आ जाओ, वकील वहां पर रहेंगे, आपको वहां पर उसका फैसला करके कोर्ट के माध्यम से खत्म हो जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था कर, इसका शुभारंभ हम परसों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान दिन से कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उसको और आगे ले जाएंगे। जरूरत पड़ा तो यहाँ मारोली परिसर में भी लोक अदालत का हम व्यवस्था करेंगे। मैं फिर एक बार पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ। एक सफल सभा का आयोजन आप लोगों ने किया और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। लिख कर रखो मेरे भाषण के सारे मुद्दों को लिख कर रखो। 2024 में मैं जिसके लिए भी वोट मांगने के लिए यहाँ पर आऊंगा, आप स्टेज पर आकर मेरे पास से हिसाब बोल सकते हो। जितने मुद्दे मैंने बताया, सारे मुद्दों को समाधान करने का हम काम करेंगे। सारे वो एक्सक्यूज नहीं, इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, फंड नहीं था, ये नहीं था, फलाना नहीं था, बिल्कुल नहीं। जो भी लोग मेरे लोगों ने मेरा भाषण को टेप किया होगा, मुद्दे लिख दो और कल एक चिट्ठी बनाकर मेरे पास भेज दो, उसको मैं अपने खीसे में रखूंगा। मालूम में आऊंगा तो जो कार्यकर्ता ने मुझे दिया है उसका नाम लेकर बताऊंगा, ये कार्यकर्ता ने मुझे लिख कर दिया, ये मेरे खीसे में है, ये सारा काम मैं करूंगा। इस प्रकार का भाषण आने वाले दिनों होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।